बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2। इस तासिका में आपका फिर से स्वागत है। मैं हर बार की तरह जो हमारा नियम है उसकी तरह जो 19 छात्र इसमें शामिल है उनको फिर से उनके नाम में फिर से गिनाऊंगा। सुश्री महादेवी बंकठुबाले, श्री गजानन कोंडीबा खोखले, श्री ज्ञानेश्वर बाबूराव खुड़े, श्री रामकृष्ण दत्ता बोटेकर, श्री आदिनाथ विश्वनाथ खोखले, श्री आकाश पिराजी ढोले, श्री प्रहलाद आत्माराम कुरडे, श्री शिवकुमार रामू डवरे, श्री आकाश दीपक बोरकर, श्री अरमान अली करीम शेख, सुश्री अवंती आनंद जानराव, सुश्री सविता गजानन वानोड़े, सुश्री सोनाली दत्तू कस्बे, सुश्री धनश्री धनाजी दामने, सुश्री मगर प्रतीक्षा अरविंद, सुश्री स्नेहा मंगेश पाटिल, सुश्री मीनाक्षी अप्पा साहेब माने, श्री ज्ञानेश्वर राम पोपसे और सुश्री सपना सदाशिव खोखले। ठीक है, हम अपने पाठ को आरंभ करते हैं। ये हाजिरी लेना हर तासिका का कर्तव्य बन जाता है। कल हमने प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है, खास करके प्रयोजन मूलक भाषा क्या होती है, इसको लेकर के चर्चा की थी और उसमें एक बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि प्रयोजन मूलक हिंदी यह साहित्य की हिंदी से अलग है, बोलचाल की हिंदी से अलग है। वह किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली हिंदी है। भारत में हिंदी साहित्य का सभी विधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। साहित्य के अतिरिक्त प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता उन दिनों महसूस हुई जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया, राजभाषा के पद पर आसीन किया। उन दिनों विश्व में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की तेजी से फैलने प्रसार के साथ साथ भारत में भी एक नवीनतम ज्ञान विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का प्रस्फुटन हो चुका था, विस्फोट हो चुका था। इसके कारण इनकी अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी को सर्वथा नवीनतम रूप में ढालने की विशेष आवश्यकता महसूस की गई थी। वह एक ऐसा रूप था जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों, नवीनतम प्रयोगों, विधियों आदि को भाषिक संरचना में तर्कसंगत वैज्ञानिक रूप में यथास्थिति अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। यद्यपि संस्कृत से स्वीकृत न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र, साहित्य शास्त्र तथा अन्य सामाजिक शास्त्र जैसे अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की चिंतन मनन परंपरा को हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करना सहज संभव था, तथापि ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि विभिन्न नए नए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में से संबद्ध तकनीकी एवं प्रयोजन मूलक शब्दावली के निर्माण तथा प्रयोग की आवश्यकता ने हिंदी प्रेमियों को उद्वेलित कर दिया। इसके साथ साथ प्रशासन, विधि, वाणिज्य, व्यवसाय, दूरसंचार, पत्रकारिता, पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित खेलकूद आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली, संकल्पना, अवधारणाएं, प्रयुक्ति शैली और अनुवाद के पुनः स्थापन, पुनः नियोजन तथा पुनर्गठन हिंदी को विशिष्ट प्रयुक्ति परक सांचे में ढालने का कार्य करना अपरिहार्य हो चुका था। राष्ट्र की जनता को जीवनचर्या के उन्नयन तथा विश्व के विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता ने प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को उभारने के साथ साथ उसके प्रयोग क्षेत्रों का भी विस्तार कर दिया। यहाँ तक हम कल आए थे। ये बात समझनी जरूरी है कि जब हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में, संविधान सम्मत राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया तो हर क्षेत्र में हिंदी का आ जाना या हर क्षेत्र के लिए हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य हो चुका था। परंतु फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो चुका था और जब तक ये पारिभाषिक शब्दावली निर्माण नहीं हो सकती तब तक
हम ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, भौतिक शास्त्र इत्यादि जो रसायन शास्त्र, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, पत्रकारिता, पाश्चात्य खेल इत्यादि पर आधारित कुछ कह नहीं सकते थे। इसलिए हमें यह ज़रूरी था कि उसकी पारिभाषिक शब्दावली का गठन किया जाए, निर्माण किया जाए। इसलिए इससे पहले हमने बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपके सम्मुख प्रस्तुत किए थे। वो था, पहला पाठ था आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ, वह एक पाठ्यांश था, वो था पारिभाषिक शब्दावली का और उसके बाद राजभाषा का। अब राजभाषा अर्थात कार्यालय में चलने वाली भाषा, केवल कार्यालय में चलने वाली भाषा नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी को स्वीकारना था। इसलिए प्रयोजन मूलक हिंदी एक नया यूँ कहेंगे कि एक नई अवस्थिति हिंदी की यहाँ निर्माण हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें प्रयोजन मूलक हिंदी में काम करना आवश्यक हो चुका था। और देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए जो अन्य शब्द थे, कामकाजी हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी, ये पीछे पड़ते चले गए और संपूर्ण यानी किसी भी क्षेत्र में जो तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए हिंदी आवश्यक है उसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहा गया है। और वह शिक्षा क्षेत्र की हो सकती है, विधि क्षेत्र की हो सकती है, कार्यालयिक क्षेत्र की हो सकती है, प्रशासनिक क्षेत्र की हो सकती है, राजभाषा की हो सकती है, विज्ञान तंत्रज्ञान की हो सकती है। तो ये सारी की सारी प्रयोजन मूलक हिंदी, इसका आगे जा कर के हम क्या देखने वाले हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज कहा गया, तो उस प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताओं को भी समझना अत्यंत ज़रूरी है। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में सुचारू व्यवहार के लिए प्रयुक्त भाषा रूप है। कोई भी क्षेत्र हो सार्वजनिक हमारा, वह दैनिक सामान्य भाषा व्यवहार से कलात्मक भाषा व्यवहार से पृथक है। मतलब वो दैनंदिन जीवन में बोले जाने वाली सामान्य भाषा नहीं है और कलात्मक भाषा व्यवहार से भी वो अलग है। वो साहित्य की भाषा नहीं है, वो अलंकारिक भाषा नहीं है। उसमें प्रयुक्त परक विभिन्न रूप होते हैं, उसमें परंपरागत भाषा रूप भी हैं और नए भाषा रूप भी। प्रयुक्ति के अनुरूप हिंदी के सभी शैलियों अर्थात परिनिष्ठित हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू आदि का समन्वित प्रयोग उससे होता है, उसमें होता है। अपने विशेष प्रयोजन की अनुरूपता उसका स्वरूप है और प्रयोजन की सिद्धि उसके उद्देश्य। इस अर्थ में वह एक भाषाई माध्यम है, साधन है। देखिए, साधन और माध्यम यह है। किस अर्थ में कि विशिष्ट प्रयोजन की अनुरूपता उसका स्वरूप है और प्रयोजन की सिद्धि उसका उद्देश्य। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक माध्यम या एक साधन के रूप में हम प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी को प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए, प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताओं में पहली विशेषता है विशिष्ट भाषा, दूसरी कृत्रिमता या औपचारिकता, तीसरी विशेषता है अर्जित भाषा, चौथी विशेषता है प्रयोजन परकता, पांचवी विशेषता है अभिधा परकता और पारिभाषिकता, और छठी है प्रयुक्ति परकता। ध्यान रहे, विशिष्ट भाषा। देखिए कि इसके जो छह विशेषताएं हैं कि प्रयोजन मूलक भाषा ये एक विशिष्ट भाषा है जिसमें कृत्रिमता और औपचारिकता होती है, जिसमें मतलब नैसर्गिकता नहीं अपितु कृत्रिमता है और अनौपचारिकता की जगह औपचारिकता है। उसके बाद में ये अर्जित भाषा है, ये सीखनी पड़ती है। मतलब हिंदी भाषी व्यक्ति को भी प्रयोजन मूलक हिंदी सीखनी पड़ती है और मराठी वालों को भी प्रयोजन मूलक हिंदी सीखनी पड़ती है। उसे अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। फिर प्रयोजन परकता उसमें है चौथी विशेषता, पांचवी विशेषता है पारिभाषिकता और अभिधा परकता, और अंतिम है प्रयुक्ति परकता। अब इसमें से हम विशिष्ट भाषा को लेकर के अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रयोग के आधार पर भाषा के दो प्रमुख रूप होते हैं। पहला, जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन में, सामान्य आम आदमी आम औरतें हैं जिसका प्रयोग करते दैनिक जीवन में दैनंदिन कार्यों के संदर्भ में करते हैं, उसको सामान्य भाषा कहा जाता है। और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से प्राप्त कर लेता है, उसे हम सामान्य भाषा कह सकते हैं, आम भाषा कह सकते हैं, आम जुबान कह सकते हैं।
आम फहम जुबान कह सकते हैं। और दूसरा रूप वो होता है जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न किसी विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विशेष संदर्भों के लिए किया जाता है। इसी दूसरे रूप को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। ध्यान रहे, भाषा दो प्रकार की होती है। दैनंदिन जीवन में हम अपने सामान्य कार्यों के निर्वहन में जो भाषा सीखते जाते हैं, जाने अनजाने दूसरों को सिखाते जाते हैं, अर्जित करते जाते हैं, वो सामान्य भाषा कहलाती है। लेकिन एक भाषा का एक रूप ऐसा भी है जिसमें आप सामान्य जीवन के संदर्भों से ऊपर उठ करके या उससे भिन्न कुछ ऐसे विशेष प्रयोजनों के लिए या विशेष संदर्भों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, वो प्रयोजन मूलक भाषा हो जाती है। इसी दूसरे रूप को प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। यह भाषा तथ्यपरक अर्जित परिवेश होता है। विशिष्ट प्रयोजनों से में विशिष्ट वर्ग द्वारा विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा विशिष्ट भाषा होती है। इसलिए प्रयोजन मूलक भाषा भी विशिष्ट भाषा है, स्पेशल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज नहीं। इसमें विषय का प्रतिपादन और निर्धारण होता है, यानी जिस विषय पर चर्चा करनी है, जिस विषय पर बोलना है, जिस विषय पर लिखना है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। इस विशिष्ट भाषा में अपने अपने विषय की शब्दावली और संरचना होती है जो इसे विशेष रूप प्रदान करती है। मतलब जन सामान्य से अलग उसकी शब्दावली होती है, जन सामान्य से अलग, जन सामान्य की भाषा से अलग उसकी संरचना होती है, और उस विशिष्ट विषय से संबंधित शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। समझिए, अब क्रिकेट की भाषा, अब क्रिकेट की कमेंट्री की भाषा हम कहते हैं, तो उसमें बॉल, बैट, सिली मिड ऑन, सिली पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, बाउंड्री, सिक्सर, फोर, अंपायर, डॉट बॉल, नो बॉल, वाइड बॉल, ये जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, तो उससे क्या होगा, ये क्रिकेट की कमेंट्री करने की भाषा होगी। आप हिंदी में भी करेंगे तो यही शब्द आएंगे, क्योंकि इसके लिए अन्य शब्द अभी तक गढ़े नहीं गए हैं। बैट के लिए हम बल्ला कह सकते हैं, बॉल के लिए गेंद कह सकते हैं, लेकिन डॉट बॉल के लिए बिंदी गेंद कहना अभी तक मुश्किल है। तो इस प्रकार से किसी विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करके विशिष्ट रूप उस भाषा को अगर दिया जाता है तो वह विशिष्ट भाषा कहलाती है। जैसे वैसे ही प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी विशिष्ट भाषा है। अब चलते हैं दूसरी विशेषता की ओर। यह एक कृत्रिम और अनौपचारिक भाषा होती है। कैसी है ये? इसमें कृत्रिमता है, इसकी विशेषता है कृत्रिमता और औपचारिकता। ध्यान रखिए, जनसामान्य के द्वारा जिन शब्दों को गढ़ा जाता है, जिन वाक् प्रचारों को गढ़ा जाता है, वह नैसर्गिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा कृत्रिम है, वो बनाई गई है, वो बनी नहीं है। ध्यान रहे, बनाया जाना और बनना बहुत अलग चीज है। और यह औपचारिक होती है, मतलब किसी विशिष्ट स्थान पर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए औपचारिक रूप से इसका आदान प्रदान किया जाता है, जानबूझ करके नहीं किया जाता, अजानबूझकर किया जाता है, अपने आप नहीं। अगर आप भाई बहन आपस में बात कर रहे होंगे तो अनौपचारिक होगी, लेकिन अगर आप किसी नौकरी में हैं और अपने बॉस के साथ बातें कर रहे हैं तो वो औपचारिक ही होनी चाहिए, वहां अनौपचारिक बातों का काम नहीं चलेगा। सामान्य भाषा तथा प्रयोजन मूलक भाषा में यह अंतर होता है कि सामान्य भाषा सहज रूप में, प्राकृतिक रूप में, नैसर्गिक रूप में विकसित होती रहती है, और प्रयोजन मूलक भाषा सप्रयास, जानबूझकर, प्रयत्न पूर्वक, अर्थात विकसित करनी पड़ती है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक भाषा कृत्रिम और औपचारिक होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को इस रूप में देखा जा सकता है। सामान्य भाषा की अभिव्यक्तियां अनौपचारिक होते हैं, मतलब अगर हमने कुछ कह दिया किसी के बारे में तो कोई मन पर नहीं लेता है, लेकिन वही अगर हम कार्यालयी रूप में अगर ये करें तो उसके बहुत बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वो जहां तक हो सके हम उन बातों को टालते रहते हैं। सामान्य भाषा की अभिव्यक्तियां अनौपचारिक तथा अंतरंग होती हैं, दो व्यक्तियों के बीच की होती है, अंतरंग संबंध।
भाई भाई के संबंध, मित्र मित्र के संबंध, माँ बेटी के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, ये अनौपचारिक ही होते हैं, ये औपचारिक नहीं। लेकिन औपचारिक संबंध क्या होते हैं? बॉस, नौकर, साहब, उसके अंतर्गत काम करने वाला कोई सामान्य कर्मचारी। किंतु प्रयोजन मूलक भाषा की अभिव्यक्तियां औपचारिक होती हैं। जैसे सामान्य भाषा में यह पत्र सभी को देखने के लिए भेजो, सामान्य भाषा में कहा जा सकता है क्या? यह पत्र सभी को देखने के लिए भेज दो, सामान्य रूप में, औपचारिक रूप में कहा जा सकता, अनौपचारिक रूप से कहा जा सकता है। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में इसी की प्रयुक्ति क्या होगी? पत्र अवलोकनार्थ प्रेषित करें, जो एक टिप्पणी है, पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रेषित करें, या पैसे दे दो की जगह भुगतान करें। पैसे दे दो वहां नहीं चलेगा, पैसे दे दो हमारी अनौपचारिक रीति से चलेगा, लेकिन औपचारिक रीति में भुगतान कीजिए, इतनी राशि का भुगतान कीजिए। इस प्रकार से अलग अलग प्रयुक्तियां हमें यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी के देखने को मिलती हैं। अब उसके उपरांत तीसरी विशेषता है अर्जित भाषा। सामान्य भाषा भाषा का पहला चरण है और प्रयोजन मूलक भाषा उसका अगला चरण है। मतलब ये थोड़ा सा उच्च चरण है। प्रयोजन मूलक भाषा अर्जित होती है और सामान्य भाषा प्राकृतिक होती है। मतलब बचपन से आपको माँ, पिता, बड़े भाई, छोटे भाई या चाचा चाची, मामा मामी जो शब्द सहजता से सिखाते हैं, वो सहजता यहाँ नहीं है। यहाँ जानबूझ करके पढ़ना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, इसलिए यह अर्जित भाषा है। ध्यान रखिए, इसका अर्थ ये भी यहाँ है कि हिंदी भाषी प्रदेश में भी जो सामान्य हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको भी प्रयोजन मूलक हिंदी अर्जित करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, जितनी कि मराठी भाषी व्यक्ति को सीखनी पड़ती है। समझ में आई बात? कि मराठी, अब हम मराठी क्षेत्र के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मराठवाड़ा के हैं, तो हमारी मातृभाषा मराठी है और हमें प्रयोजन मूलक हिंदी कठिन जाती है सीखने के लिए। ठीक यही हाल हिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों का भी है। उनको भी सामान्य हिंदी आती है, लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी उन्हें भी कठिन जाती है, उनको भी सीखनी ही पड़ती है, अर्जित करनी ही पड़ती है। अब चौथी बात है, चौथी विशेषता है प्रयोजन परकता। प्रयोजन मूलक भाषा का स्वरूप प्रयोजन परक होता है। क्या है? देखिए, प्रयोजन मूलक भाषा का स्वरूप प्रयोजन परक होता है। यह भाषाई स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, प्रयोजन मूलक भाषा का जो स्वरूप है वो प्रयोजन मूलक है और वह हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को, सब देखिए कि हमें बैंक में जा कर के कुछ लोन निकालना है, पैसे निकालने हैं या कुछ पैसे जमा करने हैं, ये हमारी सामाजिक जीवन की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ जिस भाषा में हम प्रयोग करेंगे वो भाषा प्रयोजन मूलक होगी, लेकिन जब आपस में बात करते हैं तो वो सामान्य भाषा होगी। देखिए कि यही इसकी विशेषता भी है और सीमा भी। कौन सी? कि यह हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा है और यही इसकी विशेषता भी है और सीमा भी है। क्या है इसकी सीमा? इसकी सीमा यह है कि हम इससे आगे बढ़ नहीं सकते, मतलब अधिक अनौपचारिक औपचारिक नहीं हो, अनौपचारिक नहीं हो सकते, अधिक सामान्य नहीं हो सकते। इसी दायरे में हमें चाहे बैंक में जाना हो, चाहे ऑफिस में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, आकाशवाणी जाना हो, दूरदर्शन के कार्यालय में जाना हो, LIC के कार्यालय में जाना हो, वहाँ आप अनौपचारिक बातें नहीं कर सकते, आपको औपचारिक ही बातें करनी चाहिए और उस प्रयोजन तक ये सीमित बातें वो होनी चाहिए। इसलिए ये विशेषता है, चौथी विशेषता प्रयोजन मूलक भाषा की, वह है प्रयोजन परकता। किसी विशिष्ट काम के लिए ही उसका प्रयोजन किया जा रहा है। पांचवी इसकी विशेषता है पारिभाषिकता एवं अभिधापरकता। ध्यान रखें, इससे पहले हमने पहले पाठ्यांश में पारिभाषिक शब्दावली में बहुत शिद्दत से, बहुत डिटेल में ये बात बताई थी कि पारिभाषिक शब्दावली क्यों होती है, कैसी होती है और विशिष्ट क्षेत्र में वो विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा, भाषा विशेषज्ञों द्वारा ही उसका प्रयोग कैसे होता है। और अभिधापरकता, अभिधा का अर्थ होता है एक शब्द का एक ही अर्थ निकले, उससे ज्यादा नहीं। मतलब शब्द की 3 शक्तियां चार शक्तियां होती हैं,
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। अभिधा में केवल डिक्शनरी मीनिंग, उस शब्द का जो शब्दकोशगत अर्थ है वही समझ में आना चाहिए, और यहाँ वही है। उसमें संदिग्धता के लिए कोई स्थान नहीं है। एक ही शब्द के दो अर्थ या एक ही अर्थ के दो शब्द प्रयुक्त यहाँ नहीं होते। एक अर्थ एक शब्द, एक शब्द एक अर्थ, यह उसका क्रम रहेगा, यह उसकी विशेषता रहेगी। संदिग्धता तथा अस्पष्टता एवं अनेकार्थकता प्रयोजन मूलक भाषा में उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ जो लिखा जाए वही समझा जाना चाहिए, जो पढ़ा जाए वही समझा जाना चाहिए, जो समझा जाए वही लिखाना चाहिए, जो समझा जाए वही पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ एक अनेकार्थकता, संदिग्धता, अस्पष्टता को कोई स्थान नहीं है। विविध प्रयोजनों की यह भाषा कार्यालयी, बैंकिंग, विधि, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि विषयों तथा कार्य क्षेत्रों में अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली से प्रयुक्त होती है। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसकी परिभाषा बांध दी जाती है और जो अपने अर्थवृत्त का उल्लंघन करके दूसरे अर्थवृत्त में नहीं जाते। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कार्यालय, बैंकिंग, विधि मतलब कायदा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, मेडिकल मतलब वैद्यकीय आदि विषयों के विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दावली से ही प्रयुक्त होते हैं, वही प्रयोजन मूलक भाषा है। अर्थात जो असंदिग्ध हो, एक ही अर्थ प्रकट करे और जिसमें पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हो, ऐसी विशेषता लिए जो भाषा होती है उसको हम प्रयोजन मूलक भाषा कह सकते हैं। और अंतिम विशेषता है प्रयुक्तिपरकता। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उनको प्रयुक्ति कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर कहा जाता है मतलब रजिस्टर लिखने का रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर मतलब छोटी छोटी प्रयुक्तियां, आना जाना, खाना पीना, जैसे छोटे छोटे क्रियाएं हैं, उसी प्रकार से कार्यालय में प्रयुक्त किए जाने वाले जैसे छोटी छोटी प्रयुक्तियां, टिप्पणियां होती हैं। जैसे पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, राशि का तुरंत भुगतान करें। तो ये छोटी छोटी जो प्रयुक्तियां हैं उनको अंग्रेजी में रजिस्टर कहा जाता है। जैसे डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि वस्तुतः भाषा अपने आप में समरूपी होती है, परंतु प्रयोग में वह विषमरूपी बन जाती है। भाषा मूलतः प्राकृतिक रूप से समरूपी होती है, परंतु विशिष्ट क्षेत्र में प्रयुक्त होने पर वह विषमरूपी हो जाती है। इस तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोजन परक विभिन्न भाषा रूपों की समन्वयी संज्ञा है। अनेक भाषा रूप हैं उसमें, मतलब केमिस्ट्री की भाषा, रसायन शास्त्र की जिसको भाषा कहते हैं, भौतिक शास्त्र की भाषा है, गणित की भाषा है, क्रिकेट की भाषा है, फुटबॉल की भाषा है, कबड्डी की भाषा है, खो खो की भाषा है, कमेंट्री की भाषा है, कार्यालय की भाषा है, कायदे की भाषा है, विधि की भाषा है, संसद की भाषा है। ये सारे जो विषम रूप उसके हजारों प्रकार के दिखाई देते हैं, वही प्रयोजन मूलक भाषा का समन्वयी संज्ञा, मतलब अनेक रूपों को एक कहा जाता है तो उसे प्रयोजन मूलक कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है, समन्वय रूप में कहा जाता है। तो ठीक है, आज यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।